यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पेपर कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और इस वायरल मॉडल पेपर से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो पेपर कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होगा, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अपने उत्तर पुस्तिका में कभी अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये आपका प्रश्न पत्र कोड है। समय आपको मिलेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 15 मिनट जो है बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो सामान्य नोट की बात करें, सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, आंसर के साथ उत्तर बताऊंगा। और यहाँ के जो ये वायरल मॉडल पेपर है जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो सबसे पहले खंड का को देखेंगे। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। खंड का पहला प्रश्न है, पहले का यशपाल की रचना है। यशपाल की रचना है कौन सी है? सिंहावलोकन, माटी की मूर्तें, जंजीरें एवं दीवारें, चित्रलेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा। यशपाल की रचना है चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला प्रश्न है, गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं की विधा है। गुलाब राय की रचना जो है मेरी असफलताएं, ये किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। मेरी असफलताएं विधा जो है, मेरी असफलताएं गुलाब राय की रचना है, ये क्या है? तो ये एक आत्मकथा है बच्चों। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। घा वाला प्रश्न देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो ऊपर दिए गए उपन्यास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताना है। तो पुनर्नवा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? पुनर्नवा। अंगा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो बिल्कुल इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वा। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? पूर्वा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दूसरे का है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? तो बिल्कुल गोदान है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गोदान। दूसरे का क हो गया। दूसरे का ख देखेंगे, हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार काव्य के रचयिता किसके? हुंकार काव्य के रचयिता हैं, तो बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। गा वाला है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन है भाई? शमशेर बहादुर सिंह। घा वाला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला 1959। अंगा वाला प्रश्न है, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो क्या महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता है, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता है निराला, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न बच्चों आपका गद्यांश से होता है, जिसमें 2 गद्यांश आपको ऑप्शन में मिलते हैं। एक गद्यांश आपको करना होगा और एक गद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 5 गुणे 2, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 5 गुणे 10 नंबर का गद्यांश आता है। इसी प्रकार 10 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला पद्यांश है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आंशी जानकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों का कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ मतलब कि इसके पाठ का नाम
और इसके रचयिता के नाम बताना है। तो पद्यांश नहीं होगा यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश। क्या होगा? गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अशोक के फूल, हिंदी काव्य नहीं होगा, हिंदी गद्य के अशोक के फूल नामक पाठ से उत्तरित, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है इसको एक्सप्लेन करना है। क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या? उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नूपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनती थी, अपने कानों का आभूषण बनाती थी। ठीक है। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गूंथती थी तब उनके चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाली की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। गा वाला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। ठीक है। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनती थी। ठीक है, बनाती थी। आंशिक जानकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। तो आंशिक जानकारी का होता है अनुराग उत्पाद और कर्णावतंस का है कर्णफूला। अथवा में देखिए, अगर आपको ऊपर का गद्यांश नहीं आता है तो अथवा वाला आप चूज कर सकते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस के सत्य कल्पित कलंक कथा सुनते हैं स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है हरिशंकर परिसाई, पाठ का नाम है निंदा रस। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है, कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। सत्य कल्पित कलंक तथा कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंक पूर्ण घटना है, ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। कुछ लोगों को प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार आपको यहाँ 10 से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न में आपको पद्यांश आएगा। यहाँ भी 2 पद्यांश आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, एक पद्यांश आपको चूज करना है और प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 × 2 10 नंबर का पूछा जाएगा। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान लेना और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ है पवन दूतिका और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? इस अंश में नायिका अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है और वह अपने से विनती कर रही है कि अगर उसके और पवन के बीच की अन्य बातें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वह उसकी विनय स्वीकार करे और चली जाए। नायिका यह चाहती है कि पवन उसके प्यार के प्रतीक कमल पग को छूकर लौटे जिससे वह उसे अपने हृदय में सजो सके। कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमल पग में रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उसकी बातें मान ले और उसके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे। नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। अगर आपको ऊपर का नहीं आता है पद्यांश तो आप अथवा वाला चूज कर सकते हैं। अथवा वाले में क्या है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ? ये यहाँ पे पद्यांश लिख रखा है। इस पद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम बताना है। पहला प्रश्न होगा जो कि 2 नंबर का होगा।
तो शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुपात और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसमें जो ऊपर 2 लाइन रेखांकित अंश है इसको हमें क्या करना है, व्याख्यित करना है। पंचवटी आश्रम में रात में जब करके अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जुड़ी हुई चांदनी रात ओश कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर गा वाला प्रश्न है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। तो सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण है, यह कथन कैकेयी राम से कह रही हैं। घा वाला प्रश्न है, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका है। तो ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का है। नीरो की क्या स्थिति थी, तो नीरो सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। फिर 5वां प्रश्न बच्चों आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द है। तो 3 आपका हो जाएगा साहित्य जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, कुल मिला के 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कवि दे रखे, हरशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर 3 आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई एक लिखना होगा। ठीक है, तो आप कोई 4-5 तैयार कर लो, 4 तैयार कर लो, आपका फंस जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें से जितने भी लिखे सब इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, फिर किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियाँ लिखनी है। ठीक है, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और गे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ये अक्सर किसी न किसी परीक्षा में मतलब हर बार इसमें से एक ना एक फंस जाता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का हो, यानी 5-5 10 नंबर का आपका कवियों के और लेखकों के जीवन परिचय आएंगे और साहित्यिक परिचय। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट कहानी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर का। या फिर ऑप्शन में मिलेगा बहादुर कहानी की कथावस्तु पर सार लिखिए, तो ये भी 80 शब्द में लिखा है। फिर आपके जिले में जो खंड काव्य चल रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 80 शब्द में ही लिखना है। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है उससे एक प्रश्न आपको चूज करना है। ठीक है, फिर आपको हम आ जाते हैं खंड खा। 8वां प्रश्न आपका खंड खा से स्टार्ट होगा, जो अनिवार्य संस्कृत है। तो सबसे पहले इसमें एक गद्यांश होगा और एक श्लोक होगा। तो गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आता है, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। ठीक है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्यम सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, ये लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ करके हमें बताना है किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष संस्कृत भाषाया महात्म नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसका अनुवाद लिखा हुआ है, तो अनुवाद में पढ़ दे रहा हूँ। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसे ही कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसे ही अन्यत्र नहीं है। फिर अथवा में अगर आपको ऊपर का अच्छे से अनुवाद नहीं आता है तो अथवा वाला आप चूज कर सकते हैं। और ऊपर का जो अथवा का अनुवाद है वो पाठ कहाँ के, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत दिग्दर्शिका से है। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा। इसका अनुवाद नीचे लिखा हुआ है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। फिर खा वाला जो है आपका निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो 2 इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पहला आपका है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्या धनम धर्म शिक्षा धनश्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संदर्भ क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा का प्रश्न यहाँ पे है। अथवा में जो है अगर आप ऊपर नहीं करना है तो अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 2 श्लोक आते हैं जिसमें संदर्भ सहित उसका अर्थ लिखना होता है। फिर 9वां प्रश्न आपका आता है कि लोकोक्तियों मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आग बबूला होना है ना, गुस्सा होना, आसमान टूट पड़ना, ठीक है, मुसीबत आ जाना। तो ये सब है, इसका अर्थ हो गया। इसको वाक्य में लिखकर प्रयोग करना है। 2 नंबर का, कोई 2 करना है, आपको 4 मिलेगा। फिर आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसके उत्तर देंगे। तो गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है,
तो प्रयुक्त जो गद्यांश है, गद्यांश में गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किया गया है। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शांति निकेतन में उनसे मिलने आने वालों की भीड़ रहती थी, संभवतः इसीलिए वे कुछ समय के लिए शांति निकेतन छोड़कर जाना चाहते थे। तो इस प्रकार आपका जो है अपठित गद्यांश से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अम्ब और अम्बु का क्या होगा? तो अम्ब मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है पानी, तो माता और पानी सही हो जाएगा। ठीक है, भवन और भुवन, तो ये दो शब्द है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो भवन मतलब घर होता है, भुवन मतलब संसार, तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में से तो दो के अर्थ लिखिए। तो वारिद में इसका किसी एक शब्द के मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो वारिद मतलब बादल होता है, वारिद मतलब जल देने वाला। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है और द्विज मतलब पक्षी भी होता है। मित्र मतलब दोस्त होता है और मित्र मतलब सूर्य भी होता है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पे। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। तो जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत होता है इसका, और कम बोलने वाला यानी मितभाषी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पुत्री पराया धन होता है, नहीं, पुत्री पराई धन होती है, पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, ये सही हो जाएगा। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। ठीक है, आज मेरा बड़ा भाई आया। ठीक है, ये हो जाएगा। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, ये मेरे नहीं होगा, तुम मुझे पुस्तक दे दो, मेरे को नहीं लिखेंगे, तुम मुझे पुस्तक दे दो। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस प्रकार दो ही शुद्ध करना था, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध आपको पढ़कर ही लग जाएगा, आप शुद्ध कर लेंगे वाक्यों को, ज़्यादा टफ नहीं आता। 12वां प्रश्न आपका है, करुण रस और शांत रस का लक्षण बताते हुए इसका उदाहरण दीजिए। तो मैंने पिछले वाले में बताया है करुण रस और शांत रस। साहित्यिक हिंदी में भी रस छंद अलंकार आता है, तो प्रश्न यहाँ पे सेम ही बन जाते हैं। फिर श्रेष्ठ अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो रस छंद अलंकार से आपको प्रश्न आता है 2-2 नंबर का, तो 6 नंबर का एक ग्रामर तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे पत्र आता है एक, तो एक पत्र 6 नंबर को आपको तैयार करना है। मैं एस्से और पत्र यानी जो आपका निबंध और पत्र के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उतने बना दूंगा जिसमें 4-5 पत्र और 4-5 एस्से बनाऊंगा, जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। फिर 14वां प्रश्न है, लिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध जो है यहाँ पे आपको 5 मिलेंगे ऑप्शन में, किसी एक पे लिखना होगा। ठीक है, भारत में कृषि क्रांति, विज्ञान वरदान और अभिशाप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता है भाई। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐसे बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर का आपको निबंध भी लिखना है। तो इस प्रकार आपको ऐसे ही मॉडल पेपर आएगा। यहाँ पे जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बाद से वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।